अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं, इसमें कितनी पार्टीज़ शामिल हैं और इसकी अकाउंटिंग जो है वो क्या होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मीन्स एन एग्रीमेंट टू डू वर्क फॉर कंसिडरेशन। टू डू वर्क फॉर कंसिडरेशन, उसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। कि कैसे एग्रीमेंट है जिसमें हम देखते हैं कि पैसे के लिए काम किया जाए या मनी के लिए काम किया जाए या किसी वैल्यू के लिए काम किया जाए, उसके लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उस एग्रीमेंट को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें दो पार्टीज़ होती हैं जी, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं? द पर्सन हु एग्रीज टू डू सम वर्क। ऐसा शख्स जो कि काम करने के लिए तैयार है, यानी जिसने काम करना है, जो काम करने पर एग्री कर जाता है और जिसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, बनवाना है, उस शख्स को हम कॉन्ट्रैक्टर का नाम देते हैं। कॉन्ट्रैक्टी किसे कहते हैं? द पर्सन फॉर होम वर्क इज़ बीइंग डन। जिसने काम करवाना है, जिसने काम करना है वो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जिसने काम करवाना है वो कॉन्ट्रैक्टी होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग क्या है? ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना किसी काम को करने के लिए, उसको हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। उस काम को हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। जहाँ पर हमने इसको रिकॉर्ड करना है, जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करना है या जिस मेथड में हमने इसको रिकॉर्ड करना है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नाम देते हैं। उसको हम किसका नाम देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। किस पर्पस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है? ये जी थर्ड पार्टी के लिए बनाया जाता है, हु एग्रीज टू पे फुल अमाउंट एट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, जो क्या करती है कि पूरा जो एग्री करती है कि वो काम कंप्लीट होने पर पेमेंट करेगी, फुल पेमेंट करेगी या फिर पार्ट पेमेंट करेगी आफ्टर पार्शियल कंप्लीशन एंड सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्चर। ये क्या चीज़ है? सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्चर जो है किसको कहते हैं या इसका क्या काम है, ये इसको किस तरीके से हम लोगों ने ट्रीट करना है, ये हम आगे चल के देखेंगे। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर बिल्डर्स, सिविल इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं या जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्टर में शामिल हैं। या आप ये कह लीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर के हेड के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जी इसकी। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट में यूटिलाइज़ क्या होता है? इन कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस आर इंकर्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या यूटिलाइज़ होता है? मटेरियल है, वेजेस हैं जो लेबर को देनी होती हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे आने वाले एक्सपेंसेस हैं जो कि मतलब इनकर होते हैं और वो बाद में हमने कॉन्ट्रैक्टर से उसके लिए अमाउंट लेनी होती है। और वो कैसे अमाउंट लेनी होती है कि पहले हम इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टी हमें जो है वो पेमेंट देता है। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर प्लेस पर रिकॉर्ड करके रखें फॉर प्रूफ। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन कॉन्ट्रैक्टर हैव मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट्स इन हैंड। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो इस बारे में एंक्शियस होता है कि मुझे किस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हो रहा है और किस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जिसको जानने के लिए वो अपने पास एक अकाउंट ओपन करके रखता है, जिसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई है कि उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम कुछ स्पेशल आइटम्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। उन स्पेशल आइटम्स को ट्रांसफ़र करने की अपनी एक अलहदा से ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो आइटम आता है वो है मटेरियल का।
ठीक है। मटेरियल क्या कि जो चीज़ भी कंस्ट्रक्शन करने में यूटिलाइज़ हो रही है, जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन करने में यूटिलाइज़ हो रहा है, उसको हमने किस तरीके से ट्रीट करना है। उसको हमने 5 वेज़ में ट्रीट करना है जी। कैसे 5 वेज़ में ट्रीट करना है? सबसे पहले तो सिंपल बात समझें कि जब भी आपको क्वेश्चन में मटेरियल का वर्ड नज़र आ रहा है तो फॉर श्योर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखना है। ठीक है, किस साइड पर लिखना है? डेबिट साइड पर लिखना है। अब उसको मज़ीद कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आपने जो वो ट्रीट करना है, जो उसको डेबिट साइड पर लेके जाना है, तो आपने पहले तो ये देखना है कि वो मटेरियल स्पेशली परचेज़ किया गया है या वो मटेरियल स्टोर से निकाला गया है। ठीक है, अगर तो मटेरियल स्पेशली परचेज़ किया गया है, नए सिरे से ख़रीदा गया है, तो उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, कैश या सप्लायर अकाउंट क्रेडिट। कैश मतलब अगर आप उस मटेरियल की कैश में पेमेंट कर चुके हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर अभी पेमेंट करने वाली रहती है, यानी आप क्रेडिट बेसिस पर मटेरियल ख़रीद रहे हो, तो यहाँ फिर उस सप्लायर का नाम आएगा। लेकिन करेंगे हम इसको क्या? इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे। किसके रेफरेंस में? मटेरियल के रेफरेंस में। ठीक है जी। और मटेरियल के फिर हेड में हम बताएंगे कि ये हमने कैश में ख़रीदा है या फिर हमने इसको सप्लायर से ख़रीदा है। नंबर 2 पे इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो है जी कि अगर मटेरियल स्टोर से इशू किया गया है, पहले से भी तो कोई मटेरियल पड़ा होता है ना कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, तो वो लोग उसको उठा के फेंक तो नहीं देते, उसको स्टोर में रख देते हैं। तो अगर तो मटेरियल स्टोर से इशू किया गया है तो हम एंट्री पास करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट एंड स्टोर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। यानी अगेन जब आप मटेरियल चाहे आप ख़ुद से परचेज़ कर रहे हो या आप स्टोर में से इशू कर रहे हो, दोनों ही सूरतों में मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क उसके रेफरेंस में आएगा। पीछे जो हमने देखा कि वो कैश में ख़रीदा गया था, तो रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पर किसका आएगा? कैश का आएगा। अब स्टोर से निकाला गया है तो रेफरेंस कौन सा आएगा? स्टोर कंट्रोल अकाउंट आएगा। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे तो उसकी डेबिट साइड पर आपने पहले मटेरियल का हेड देना है और उसके सब हेड में आपने लिखना है कि ये कैश में परचेज़ हुआ है और ये स्टोर से इशू किया गया है। नंबर 3, अगर मटेरियल यूज़ करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे बच गया है तो आप उसे वापस स्टोर में रख देंगे। ठीक है, हम उसको कहाँ वापस रख देंगे? स्टोर में रख देंगे। उसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? इसी एंट्री को हमने रिवर्स कर देना है। स्टोर कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यानी आपके पास अगर क्वेश्चन में मटेरियल इन हैंड नज़र आ रहा है, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखोगे मटेरियल इन हैंड के नाम से या मटेरियल एट द एंड ऑफ ईयर के नाम से या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल के नाम से। इज़ दैट क्लियर? यानी जब बिज़नेस में आ रहा है तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखोगे, और जब मटेरियल यूज़ करने के बाद बच गया है, उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसका जो क्लोजिंग मटेरियल है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो आप उसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर मटेरियल इन हैंड के नाम से लिख दोगे। ठीक है। नंबर 4 पे है कि अगर वो मटेरियल इन हैंड, यानी वो जो मटेरियल आपका बच गया है, उसको आप सेल कर देते हो, यानी उसको आप स्टोर में नहीं रखते हो बल्कि उसको आप क्या कर देते हो? सेल कर देते हो। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सेल ऑफ सरप्लस का। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल ऑफ सरप्लस अकाउंट। तो उससे हासिल होने वाला जो प्रॉफिट है वो उसी टाइम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या उस पर जो लॉस हो रहा है वो उसी टाइम हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है। सेम केस हमने प्लांट के साथ भी करना है, मशीनरी के साथ भी करना है और टूल्स के साथ भी करना है। सेम केस हमने जो है वो उनके साथ यही ट्रीटमेंट करनी है कि जब प्लांट का भी कोई हिस्सा आप सेल कर रहे हो या आप मशीनरी का कोई पार्ट सेल कर रहे हो या आप टूल्स कुछ सेल कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो आप लोगों ने उसी टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देना है। लास्ट पे है मटेरियल की ट्रीटमेंट क्या है, नंबर 5 पे, कि अगर मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है कॉन्ट्रैक्टी, अगर मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है?
कॉन्ट्रैक्ट ही प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखता, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड करता है कि ये मटेरियल मुझे कॉन्ट्रैक्टी की तरफ से मिला है और मैं इसको इसमें से मैंने इतना यूटिलाइज़ कर लिया है, इतना रह गया है। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के ख़त्म होने पर वो जो मटेरियल बच जाता है वो उसको अपने स्टोर में नहीं फिर रखता, बल्कि वो उसको कहाँ दे देता है, वापस कॉन्ट्रैक्टी को ही दे देता है, ना ही वो उसको सेल कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने मटेरियल को यहाँ 5 वेज़ में देखा है कि मटेरियल जब आप ख़ुद परचेज़ करते हो या मटेरियल जब आप स्टोर से इशू करते हो, दोनों सूरतों में आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मतलब लेजर, ठीक है, उसकी किस साइड पर लिख देना है, डेबिट साइड पर लिख देना है। इनके क्वेश्चंस में हमसे एंट्रीज़ नहीं मांगी जाती, हमने अकाउंट ही बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बनाना है बस हमने। तो उसकी किस साइड पर लिखोगे, डेबिट साइड पर। अगर नंबर 3 पे देखा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बच गया है तो उसको उसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की किस साइड पर लिख दोगे, क्रेडिट साइड पर लिख दोगे। अगर वही बचा हुआ मटेरियल हमने सेल किया है और उस सेल करने पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी लॉस हो रहा है वो उसी टाइम हमने किस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देना है। नंबर 5 पे हमने देखा कि अगर मटेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्टी प्रोवाइड कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखेगा, बल्कि अलहदा से एक अकाउंट बनाएगा, उसमें सारी डिटेल्स जो है वो रिकॉर्ड करेगा। और उसके बाद उसके बचने के बाद, उस मटेरियल के बचने के बाद ना तो वो उसे बेच सकता है, ना ही वो उसको अपने स्टोर में रख सकता है, बल्कि किसको वापस करेगा, कॉन्ट्रैक्टी को वापस कर देगा। कॉन्ट्रैक्टी कौन, जिसका काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास अगला जो आइटम आता है वो है लेबर का, ठीक है। लेबर किसको कहेंगे कि वो लोग जो कि ऑन साइट काम कर रहे हैं, जो लोग ऑन साइट एट दिस साइट काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको हम लेबर का नाम देंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि ये किस नेचर का काम कर रहे हैं, हमारा इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन अगर वो लेबर है और वो साइट पर काम कर रही है तो वो बिज़नेस का डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, उसके जो है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। इसके अलावा एक सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, ठीक है, उसकी भी जो सैलरी है, यानी वो जो सुपरवाइजरी स्टाफ जो साइट पर सबको सुपरवाइज़ कर रहा है, उसकी सैलरी को भी हम डायरेक्ट ही लेंगे, ठीक है। अगर वो उसी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर अगर वो काम कर रहे हैं, लेबर भी और सुपरवाइजरी स्टाफ भी, तो इन दैट सिचुएशन उनकी जो सैलरी है, उनकी जो वेजेस हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रीट की जाएंगी। लेकिन अगर वो लेबर और सुपरवाइजरी स्टाफ जो है वो एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रही है, तो उनको दी जाने वाली जो सैलरी होगी वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलाकर उनको वो सैलरी दी जा रही है या वेजेस दी जा रही हैं, तो फिर उसको हम डिवाइड करेंगे उन सब में अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये फिर बिज़नेस का उसका कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, लेकिन आएगा ये भी किस साइड पर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर ही लिखा जाएगा जी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट है प्लांट। इसको ज़रा आपने गौर से समझना है। प्लांट जब आप परचेज़ करके बिज़नेस में लेके आ रहे हो, ठीक है, अब आप लोग जब क्वेश्चन करते हो कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये परचेज़ किया गया है या ये ड्यूरिंग द ईयर यूज़ किया गया है, जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उसने कोई ना कोई हिंट आपको ज़रूर दिया होगा। कहीं पर वो डेट का हिंट दे रहा होगा, कहीं पर वो लिख देगा साथ में कि ये स्पेशली परचेज़ करके लिया गया है, ठीक है। तो प्लांट जब बिज़नेस में परचेज़ करके आप लेके आओगे तब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखोगे। क्लियर। जब परचेज़ करके लेके आ रहे हो दैट मीन्स आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाओगे। प्लांट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, इसका मतलब है कि इसको आप फर्दर आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट का आपका काम ख़त्म हो जाता है तो वही प्लांट जो है उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, मतलब उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर वो प्लांट स्टोर से निकाल कर इस्तेमाल किया गया, यानी पहले से ख़रीदा हुआ है और अब हमें कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ज़रूरत है, तो हमने स्टोर में से निकाल के उसको इस्तेमाल करना है, तो हम फिर सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। बात समझ में आई है कि अगर आपने जो है वो प्लांट ख़रीदा हुआ है तो एक दफ़ा आप डेबिट साइड पर प्लांट अकाउंट लिखोगे, ठीक है। दूसरी दफ़ा इसी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो है वो आपने कहाँ पर लिखना है, क्रेडिट साइड पर, यानी इसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी वो आपने लिखनी है किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर लिखनी है। क्लियर। लेकिन अगर वो प्लांट स्टोर से निकाला गया है तो फिर ये दो काम नहीं हम करेंगे, फिर हम सिर्फ क्या करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे और डेबिट साइड पर लिख देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ होते हैं जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आने वाले एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम देते हैं, और वो अपॉर्शन किए जाते हैं, यानी डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड ऑन मटेरियल, लेबर एंड प्लांट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। यानी हर कॉन्ट्रैक्ट में जो लेबर, मटेरियल और प्लांट का जो ख़र्चा आ रहा है उस हिसाब से फिर हम उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज़ कर लें आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं A, B और C, और उन तीनों पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो 12,000 से आ रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद है, उसकी यानी डिटेल आपके पास मौजूद है, उस डिटेल के मुताबिक आपका मटेरियल 30,000 का है, लेबर आपका 20,000 का है, प्लांट आपका 10,000 का है। तो आप क्या करोगे, इसकी पहले एक जो है वो रेशो बनाओगे 3, 2 and 1 के हिसाब से, फिर उसको आप इसमें जो है वो डिवाइड कर दोगे। यानी बेस किसको बनाना है, हमने मटेरियल, लेबर और प्लांट को बनाना है। क्लियर। अगला पॉइंट है जी हमारे पास कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट किसी के लिए साइन कर रहे हो ना, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक प्राइस डिटरमिन की जाती है, फ़िक्स की जाती है। वो प्राइस जो कि कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को देनी होती है। क्लियर। वो प्राइस जो कॉन्ट्रैक्टी ने किसको देनी होती है, कॉन्ट्रैक्टर को देनी होती है, ठीक है। उस प्राइस को हम, उस कॉस्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, ठीक है। उसको किस साइड पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट उसी साल कंप्लीट हो गया है तो वो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। इस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस और प्राइम कॉस्ट का नाम भी देते हैं। लेकिन अगर उस कॉस्ट में कुछ परसेंटेज भी एग्री की जा रही है, ठीक है, कुछ परसेंटेज एग्री करके प्लस कर दी जाती है, ऐसा उस सूरत में होता है जब कॉन्ट्रैक्ट को ये अंदाज़ा नहीं कॉन्ट्रैक्टर को होता कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर कितनी टोटल कॉस्ट इन फ्यूचर आएगी, तो वो फिर कहता है कि आप ऐसे करें, इतनी अमाउंट फ़िक्स कर लें, प्लस इसमें इतनी परसेंटेज कर लें कि जितना ख़र्चा आएगा ना उसकी इतनी परसेंटेज जो है वो आप मुझे निकाल के तो इसी प्राइस में प्लस करके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को पे कर दीजिएगा। सपोज़ कर लें कि उसने कहा कि फ़िक्स करते हैं कि इतना तो मुझे पता है कि आएगा ही आएगा ख़र्चा कॉन्ट्रैक्ट में 4 लाख का, लेकिन मज़ीद कितना आ रहा है वो मैं नहीं जानता, ठीक है। आप ऐसे करें कि इसके लिए मेरे साथ 10% ऑफ एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे उनकी मज़ीद 10% आप मेरे साथ जो है वो फ़िक्स कर लें, वो फाइंड आउट करके फिर इसमें प्लस करके हम जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रास का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टी बाज़ औक़ात अपने काम में कुछ तब्दीलियाँ करना चाहता है, उन तब्दीलियों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में चेंज आ जाता है, ठीक है। और ऐसा भी, ये भी जो है वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है, इसी सिचुएशन में होता है कि जब वो कुछ चेंजेस करता है, उन चेंजेस की वजह से कॉस्ट में भी चेंज आ रहा होता है, तो वो उसको हम एक्स्ट्रास का नाम देते हैं, और फिर वो डिसाइड करता है कि कितनी प्राइस जो है वो मुझे दी जानी चाहिए, ठीक है। ये जो पेमेंट होती है ना, इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए होते हैं,
ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है, यानी कॉन्ट्रैक्टर ने जो अमाउंट रिसीव करनी है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ना तो कॉन्ट्रैक्टी सारी अमाउंट इन एडवांस जो है वो फुल पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, और ना ही कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने का इंतज़ार करता है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टी जो है वो भी इस चीज़ पर रिलाई नहीं करता कि ये जो जितना काम मेरा कंप्लीट हुआ है ये ठीक है या नहीं है, इसके लिए मैं इसको फुल पेमेंट कैसे कर दूं, फिर जितना काम हुआ है मैं उतनी ही इसको पेमेंट करूंगा। अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये जो पार्शियल काम कंप्लीट हुआ है इसकी बेस पर पेमेंट कैसे दी जाती है? बात समझ में आई है आपको? क्या कहा जा रहा है इसमें कि जब कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल होता है तो कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो काम के मुकम्मल होने पर पे कर देता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट लार्ज होता है तब कॉन्ट्रैक्टी एक सिस्टम के मुताबिक अदायगी करता है। उस सिस्टम को हम प्रोग्रेस पेमेंट का नाम देते हैं। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेस पेमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जितना काम कंप्लीट हो चुका हुआ है वो काम कॉन्ट्रैक्टी अपने आर्किटेक्ट से सर्टिफाई करवाता है। ये बात मैंने स्टार्ट में की थी कि पेमेंट होती है किस बेस पर, ठीक है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने ये बात की थी कि पेमेंट होनी है कॉन्ट्रैक्टर को किस बेस पर, जो कि वर्क सर्टिफाइड हो चुका है बाय आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पर वो बात क्लियर हो रही है कि जितना काम कंप्लीट हो चुका है कॉन्ट्रैक्टी वो अपने आर्किटेक्चर से उसको क्या करवाता है? सर्टिफाई करवाता है। उस सर्टिफाई वर्क को हम वर्क सर्टिफाइड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? वर्क सर्टिफाइड का, ठीक है। इस वर्क सर्टिफाइड की बेस पर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है, वो भी जो मुकम्मल सर्टिफाइड का वर्क हो चुका है, यानी जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसकी 100% पेमेंट नहीं की जाती, उसकी या तो 75% पेमेंट की जाती है या फिर 80% पेमेंट की जाती है, और बाकी का बैलेंस जो है वो रिटेंशन मनी होता है। उसको क्या कहते हैं हम? रिटेंशन मनी कहते हैं। अब इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी इसको एंट्री में कैसे लिखना है? जब आपको वो कहे कि जी वर्क सर्टिफाइड हो चुका है तो आप एंट्री पास करते हो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट वो लिखोगे जो वर्क सर्टिफाइड हो चुकी है, ठीक है, यानी आपने इस अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर वर्क इन प्रोग्रेस के रेफरेंस में लिखना है, और उसके सब हेड में आप लिखोगे कि ये अमाउंट वर्क सर्टिफाइड हो चुकी है और जो बाकी है वो अनसर्टिफाइड है। बाकी की अमाउंट क्या है? अनसर्टिफाइड होती है, ठीक है। क्रेडिट साइड पर आप लिख दोगे उसको। उसके बाद उस वर्क सर्टिफाइड की बेस पर जो आप कॉन्ट्रैक्टी से अमाउंट रिसीव करते हो उसके लिए एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? अब इसको हमने बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करना है वो यहाँ पर देख लें। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जो मेथड ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है, या आप ये कह लीजिए कि जो हमारे क्वेश्चंस में यूटिलाइज़ हो रहा है वो ये है। एसेट साइड पर हम जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे और उसके हेड में ये सारी, या तो आप ये सारी ट्रीटमेंट वर्किंग में कर लीजिएगा, नहीं तो आप बैलेंस शीट में भी इसको लिख सकते हो। वर्क सर्टिफाइड लिखोगे, ठीक है, उसमें प्लस कर दोगे अनसर्टिफाइड वर्क को, दोनों की अमाउंट प्लस करके उसमें से जितना कैश आप कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव कर चुके हो वो माइनस करोगे, और फिर माइनस करोगे रिज़र्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, रिज़र्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में आपको, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीज़ आपको समझ आएगी। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है वर्क सर्टिफाइड की बेस पे, उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है वो आपका रिज़र्व कहलाता है। बाकी का प्रॉफिट आपका क्या कहलाता है? रिज़र्व कहलाता है। वो यहाँ से हमने क्या करना है? माइनस करना है। ये होगी आपकी बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्क इन प्रोग्रेस की ट्रीटमेंट होती है उसको हम बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, या उसके लिए हमारे पास एंट्रीज़ क्या होती हैं, ठीक है। आप लोग फर्दर डिटेल्स के लिए अपने क्वेश्चन, जो चैप्टर होता है उसके लास्ट पे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू किया करें।
आपकी थ्योरी के लिए वो बहुत हेल्पफुल होते हैं कि अगर आप पूरी थ्योरी नहीं भी कर रहे हो तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका जो है वो जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, पीछे मैंने बात की कि प्रॉफिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं फुल काम कंप्लीट होने पर या पार्शियल काम कंप्लीट होने पर। तो अगर तो कॉन्ट्रैक्ट आपका स्मॉल है, छोटा है, कुछ जो कि 1 साल के या 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है उसके ऊपर आने वाला प्रॉफिट या लॉस जो है वो उसी टाइम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट जो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लार्ज स्केल पर है तो वो अभी इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। वो अभी उसके लिए कोई भी रीज़न हो सकती है कि दरमियान में मटेरियल जो है वो उसकी प्राइस बढ़ गई है या लेबर जो है वो उसकी प्राइस चेंज हो गई है, तो हम उसमें जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पर इनकम्प्लीट काम के ऊपर बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट आ रहा होता है उसको हम उसी टाइम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि फ़र्दर आने वाले सालों में जो है हो सकता है वो प्रॉफिट लॉस में चेंज हो जाए, ठीक है, या जो लॉस है वो प्रॉफिट में चेंज हो जाए। तो जब हम सारे सालों का इकट्ठा करके प्रॉफिट लिखते हैं तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाता है। तो किसी एक साल का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसी में मर्ज हो जाता है। बात करने का मकसद यहाँ पर ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्मॉल लेवल पर है, उसके ऊपर जैसे ही काम ख़त्म होता है आप कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस करते हो, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है वो उसी टाइम हमें पता चल जाता है। लेकिन जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, जो बहुत सालों पर मुहित होते हैं, डिफरेंट ईयर्स पर फैले हुए होते हैं, तो उसमें हमने हर साल का जो है वो टोटल करना होता है, बैलेंस करना होता है। उसमें हर साल जो है या तो प्रॉफिट आ रहा होता है या लॉस आ रहा होता है, क्लियर। तो वो हम सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसका हमने कुछ हिस्सा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना होता है। उसकी वजह ये होती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने पर वो प्रॉफिट का वेट नहीं कर सकते। एक तो कॉन्ट्रैक्टर को ख़ुद बड़ी जल्दी होती है कि मुझे पता चले कि मुझे हर साल प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है। दूसरा, जब एक्यूमुलेट प्रॉफिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है प्रॉफिट, तो उस इकट्ठे प्रॉफिट में हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं किसी साल का जो लॉस हुआ होता है वो प्रॉफिट्स के अंदर आकर मर्ज हो जाता है। अब हमने फिर इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे आने वाले प्रॉफिट को किस तरीके से जो है वो डिवाइड करना है, किस तरीके से जो है वो हमने इसको लेके चलना है, तो उसके लिए जी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। बेस बनाते हैं हम वर्क सर्टिफाइड को कि जितना वर्क सर्टिफाइड हो चुका है उस सर्टिफाइड वर्क की बेस पर हम जो है वो मटेरियल को प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं। अनसर्टिफाइड को हम यहाँ पर बेस नहीं बनाते। किसको बनाते हैं? सर्टिफाइड वर्क को। यहाँ पर नंबर 1 पे है आपके पास कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कौन सी प्राइस होती है? वो प्राइस होती है जो कॉन्ट्रैक्टर को पे की जानी है, जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर डिसाइड हो गई है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसका चौथा हिस्सा भी नहीं है ये वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, उसका चौथा हिस्सा भी नहीं, वर्क सर्टिफाइड इज़ लेस दैन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी जो वर्क सर्टिफाइड करवाया है कॉन्ट्रैक्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का चौथा हिस्सा भी नहीं है, तो हम कोई प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। इज़ दैट क्लियर? उसको हम क्या करेंगे? कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर वर्क सर्टिफाइड जो करवाया है कॉन्ट्रैक्टी ने वो 1/4 से तो ज़्यादा होगा लेकिन हाफ से कम हुआ, किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। अगेन, वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन 1/4 बट लेस देन हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट आया है कॉन्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1/3 से, मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव के साथ, डिवाइड करेंगे वर्क सर्टिफाइड के साथ। तो वो वाला प्रॉफिट फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, बाकी का हमने रिज़र्व के तौर पर रख लेना है जी। लेकिन अगर वर्क सर्टिफाइड जो है वो इक्वल है या ज़्यादा है,
वर्क सर्टिफाइड इक्वल है या फिर ज़्यादा है किससे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधे से भी, यानी हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ हो गया है जी। यानी जो वर्क उसने काम सर्टिफाई करवाया है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ हो गया है, तब हम फार्मूला यूज़ करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। इज़ दैट क्लियर? और अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नियर टू कंप्लीशन है, कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल आपके जो है वो एंड पे आ रहा है, फिर हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे जी टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आया है कॉन्ट्रैक्ट को बैलेंस करने के बाद अकाउंट को, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको वर्क सर्टिफाइड के साथ, डिवाइड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है जी, यानी ये फार्मूलाज आपने प्रॉफिट को जो है वो एलोकेट करने के टाइम याद रखने हैं। 4 फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं कि अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का चौथा हिस्सा भी नहीं है। नंबर 2 पे आपको बताया है कि अगर वो जो है 1/4 हो चुका है लेकिन हाफ से अभी भी कम है, तो हम कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे? 1/3। क्लियर? और अगर जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ हो चुका है या हाफ से ज़्यादा हो चुका है, तो हम प्रॉफिट का कितना ट्रांसफ़र करेंगे? 2/3। ठीक है? और अगर जो है वो नियर टू कंप्लीशन है तो फिर हम ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। अब लास्ट पे मैंने आपके लिए एक नोट भी लिख दिया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1/4 हो चुका है या हाफ़ हो चुका है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आई होप आपको थ्योरी जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा तो वो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको साथ साथ वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास यहाँ पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझते हैं। कहता है जी द फॉलोइंग वर द एक्सपेंडिचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 लाख कमेंस्ड ऑन द 1 जनवरी 2010। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 लाख लिखा हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ये क्या है? आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। इसको हमने कंपेयर करना है वर्क सर्टिफाइड के साथ कि वो 1/4 है, 1/2 है या जितना भी वो नियर टू कंप्लीशन है, इसके साथ हमने जो है वो उसको क्या करना है? कंपेयर करना है। क्लियर? यहाँ पे आपके पास मटेरियल दिया हुआ है कितने से? 1,20,000 से। वेजेस दी हुई हैं 1,64,400 से। प्लांट है आपके पास 20,000 से। बिज़नेस चार्जेस हैं आपके पास 8,600 से। आगे आपको कहते हैं कैश रिसीव ऑन अकाउंट टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू ₹2,40,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसको अंडरलाइन कर लें, ये पॉइंट समझाऊंगी मैं आपको कि कैसे करना है। आगे आपको कहता है जो द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड एट दिसंबर 31 वाज 10,000 रुपीज़, यानी साल के एंड पर उसके पास मटेरियल बच गया है कितने से? 10,000 से। बताया है आपको, इसको आपने कहाँ लिखना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। आपको कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए शोइंग द पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर एंड प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच माइट रीजनेबली बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट। ठीक हो गया? कहते हैं आप अकाउंट बनाएं और जो प्रॉफिट आया है उसका जो हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र होना है वो ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन उससे पहले प्लांट पर डेप्रिसिएशन ले लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए प्लांट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, न्यूली परचेज्ड है या स्टोर से निकाला हुआ है। तो आपका क्वेश्चन आ जाना है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूली परचेज्ड है या ये स्टोर से निकाला हुआ है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से चलता हुआ आ रहा है और आपको वो यहाँ पर बता रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से स्टार्ट हुआ है और हम इसके दरमियान में से जो है वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए हैं, तो दैट मीन्स वो प्लांट आपका पहले से यूटिलाइज़ हो रहा है और वो स्टोर से निकाला गया। लेकिन चूँकि अभी ये जो है वो स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और डेट देखिए 1 जनवरी की लिखी हुई है, इसका मतलब ये आपका न्यूली परचेज्ड है। ठीक हो गया? कमेंस्ड की बात हो रही है ना, अभी स्टार्ट हुआ है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूली परचेज हो जाएगा। अब इसको हमने करना कैसे है?
इस तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के आपने एज़ ऑन 31 दिसंबर 2017 लिखना है। यहाँ पर ऊपर डेट लिख दी है आपने। आपको मैंने क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि मटेरियल, वेजेस, प्लांट और जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको हमने किस साइड पर लिखना है, उनको हमने डेबिट साइड पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास मटेरियल दे रहा है 1,20,000 से, हमने डेबिट साइड पर यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको जो है वो वेजेस दे रहा है, ठीक है, कितने से, 1,64,400 से, वो भी हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी हैं। इसी तरीके से प्लांट भी लिख दिया है और चार्जेस भी लिख दिए हैं। यानी जो आसान चीज़ आपको क्वेश्चन में पहले अभी नज़र आ रही है ना, वो हमने उठा के इसकी डेबिट साइड पर लिख दी है, जो हमें समझ में आ रही है जी। फिर उसने आपको मटेरियल ऑन हैंड लास्ट पे दिया हुआ है, वो आपको बताया था जी आपने कहाँ पर लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखना है। प्लांट आपको बताया कि अगर तो वो परचेज़ कर रहा है तो आपने उसकी परचेजिंग वैल्यू को डेबिट साइड पर लिखना है और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके, अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ से आई है, क्वेश्चन के लास्ट पे देखिए उसने आपको कहा कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, तो हम इस 20,000 का जब 10% लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2,000 आएगा। तो 20,000 में से 2,000 को जब हमने माइनस किया तो प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास आ गई कितने से, 18,000 से। इसके अलावा एक और आइटम वर्क इन प्रोग्रेस का आता है। इसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों लिखे जाते हैं। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड उसने आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी हुई है, जो मैंने अंडरलाइन अभी आपको करवाई कि आपको कहा मैंने ये कि कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट 31 दिसंबर अमाउंटेड टू ₹2,40,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कि कहता है आपको कि अगर कैश रिसीव जो है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है, यानी कैश रिसीव की अमाउंट तो वो बता रहा है लेकिन वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट यहाँ पर नहीं बता रहा है। अब इसको कैसे करना है हमने ये देखें, यहाँ पर उसने क्या कहा, कैश रिसीव्ड इज़ इक्वल टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर हम यहाँ लिखें कैश रिसीव इज़ इक्वल टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो कैश रिसीव कितना हुआ है, 2,40,000, ठीक है, इज़ इक्वल टू 80% मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये जो 80% है इसको उठा के हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये इस तरीके से आपकी अमाउंट आ जाएगी 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। तो हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितने से आ जाता है, 3 लाख से आ जाता है। इसको जाके हम यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड पर वर्क इन प्रोग्रेस के रेफरेंस में। आपने अनसर्टिफाइड वैल्यू जो है अगर क्वेश्चन में दे रहा है, बता रहा है या उसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो लिखेंगे, अदरवाइज़ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपने क्या करना है, आपने क्रेडिट साइड का टोटल करना है और उसमें से माइनस करना है डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती है तो लॉस आएगा। अब ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को हमने जो है वो ट्रांसफ़र करना है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस प्रॉफिट को, ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है ना, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन में बता दिया गया होता कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, तो फिर हम यही जो है वो प्रॉफिट आपका डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। फिर हमें मज़ीद ये ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, अब हमने ये प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र करना है किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। लेकिन कितना ट्रांसफ़र करना है, 1/3 करना है या 2/3 करना है, या हम लोगों ने लास्ट वाला फार्मूला यूटिलाइज़ करना है, या हमने ट्रांसफ़र करना ही नहीं है, कितना करना है ये अब हमने डिसाइड करना है। किसकी बेस पे, वर्क सर्टिफाइड की बेस पे। क्लियर। वर्क सर्टिफाइड आपका कितना है, 3 लाख है, ठीक है जी। और आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 6 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है आपकी, 6 लाख है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 3 लाख है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी कितनी है, 6 लाख है। ये कितना बनता है, हाफ बन गया, हाफ, ठीक है। अब हमें पता चल गया है जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वर्क सर्टिफाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ है।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है, हाफ है, तो हम कौन से वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 2/3 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर। प्रॉफिट कितना आया, 15,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव कितना कर रहा है वो 2,40,000, क्वेश्चन में बताया है उसने। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 3 लाख से, ठीक है, ये हमने खुद निकाला है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2/3 से तो हमारे पास वो वाला प्रॉफिट आ जाएगा, वो वाला हिस्सा आ जाएगा जो हमने किसको ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र हो गया। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो जो बाकी की अमाउंट हमारे पास बचेगी ये है जी रिटेंशन मनी। इसको हम क्या कहते हैं, रिटेंशन मनी, या इसको हम कहते हैं रिज़र्व, या इस यहाँ पर हम रिज़र्व के साथ यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन भी लिख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। अब ये जो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं भी है। अगर आप लिखना चाहते हो तब भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जस्ट प्रॉफिट लिखना चाहते हो तब भी आपकी मर्ज़ी है। यानी आप प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो, आप ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो जी। आई होप आपको जो है वो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। उसके बाद देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अरसलान कंस्ट्रक्शन कंपनी हैव अंडरटेकन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर 3,12,500, रिटेंशन मनी ऑफ 20%। अगर रिटेंशन मनी 20% है तो इसका मतलब हमने जो है वो कितनी ट्रांसफ़र करनी है, 80% ट्रांसफ़र करनी है। किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जी। क्लियर। यानी हमें यहाँ पर भी पता चल गया है कि हमने कितने % ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद कहता है विच विल बी पेड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद जो है वो उसको पे की जाएगी। फॉलोइंग डिटेल्स आर शोन फ्रॉम द बुक ऑफ अरसलान एंड कंपनी, ठीक है। मटेरियल दिया हुआ, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर है। अब यहाँ पर उसने आपको डिस्टिंग्विश कर दिया है कि मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ये स्टोर से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है जी मटेरियल परचेज़ है, ये भी उसने आपको डिस्टिंक्शन कर दी है कि मटेरियल परचेज़ किया गया है। आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाना है, मटेरियल इशूड लिखना है यहाँ पर, ठीक है, 20,300 से, और मटेरियल परचेज़ लिखना है 1,05,000 से। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आप मटेरियल का हेड दो, ठीक है, उसके सब हेड में आप लिख दो कि परचेज़ कितने से है और स्टोर से कितने से इशू हुआ है, ठीक है। दोनों की प्राइसेस लिख के यहाँ पर उसका टोटल जो है वो आप यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख सकते हो। दोनों में से किसी तरीके से भी आप इसको पोस्ट कर सकते हो जी, ठीक है जी। उसके बाद आपसे कह रहा है लेबर ऑन साइट, क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखोगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज़ ड्यूरिंग द ईयर, यानी उसने खुद ही आपको बता दिया है कि प्लांट यूज़ हो रहा था और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी उसने आपको निकाल के दे दी है, तो आप इसको क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दोगे जी। उसके बाद क्या आता है आपके पास, ओवरहेड चार्जेस टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखोगे। वर्क सर्टिफाइड है, बता रहा है आपको वर्क सर्टिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा वर्क इन प्रोग्रेस के रेफरेंस में। कैश रिसीव दे रहा है वो आपको, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर से रिसीव किया गया कैश है ये कहाँ पे यूटिलाइज़ होगा, ये बैलेंस शीट में यूटिलाइज़ होगा। और इसके अलावा जो फार्मूला हम यूटिलाइज़ करते हैं कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना, वहाँ पर हम इसको लिखेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये कहीं नहीं आता। उसके बाद आपको कह रहा है जी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वर्क भी वो आपको दे रहा है कितने से, 4,125 से। मटेरियल ऑन साइट, मटेरियल एट द एंड ऑफ ईयर दिया हुआ है उसने आपको, क्लियर। किधर लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। एक्रूड वेजेस बता रहा है आपको, एक्रूड वेजेस मतलब जो वेजेस अभी तक रिसीव नहीं हुई हैं, आप इनको क्या करोगे, आप इनको जी जो वेजेस आपको दी हुई हैं उसमें जाकर इसको प्लस कर दोगे। यानी जो लेबर ऑन साइट लिखा हुआ है ना, ये वेजेस ही होती हैं, तो इसमें आप इसको जाकर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, या इसमें प्लस कर दो। नहीं समझ में आ रही है बात कि कहाँ प्लस करना है जाके, तो आप इसको ऐसे सेपरेटली भी डेबिट साइड पर लिख सकते हो। आना इसने डेबिट साइड पर ही है,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड है, आप इसको यहाँ पर इनमें प्लस भी कर सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और ऐसे ही इसको अलहदा भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना इसको भी किस साइड पर है, डेबिट साइड पर है। आपको कह रहा है जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जी आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, और ये जो आइटम्स हैं सारे इनको आपने बैलेंस शीट में शो करना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाना अभी तक समझ आ चुकी होगी। आपने मटेरियल इशूड लिखा, परचेज लिखा डेबिट साइड पे, वेजेस आउटस्टैंडिंग इसमें प्लस करके लिखनी है, तो ठीक है। ये वेजेस वही है जो लेबर एट साइट लिखा हुआ ना, ये वही उसी को वेजेस का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। आप अगर इसको लेबर ऑन साइट करके भी लिखते हो और आउटर कॉलम में भी अमाउंट लिखते हो तब भी ये ठीक होगा। प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग को तब भी ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग अलहदा से डेबिट साइड पर लिखोगे तब भी ठीक है। ओवरहेड चार्जेस लिख दिए हुए हैं जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसकी आउटस्टैंडिंग प्लस करके लिखी है, प्लस करके लिखनी है तब भी ठीक है, नहीं प्लस करनी सेपरेट करके लिखना है, आउटर कॉलम में ये दोनों अमाउंट्स लिखनी है, तब भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डेप्रिसिएशन बता दी है उसने आपको क्वेश्चन में, वो हमने डेबिट साइड पर लिख दी। क्रेडिट साइड पर क्या है, मटेरियल ऑन साइट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखिए जाके। आपको क्रेडिट साइड पर लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस के हेड में हमारे पास दो अमाउंट्स आती हैं, वर्क सर्टिफाइड भी आता है, वर्क अनसर्टिफाइड भी आता है, दोनों ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं, दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया। क्रेडिट साइड का टोटल किया और उसमें से माइनस किया हमने डेबिट साइड को। क्लियर, हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। वो प्रॉफिट हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे। क्लियर, वो प्रॉफिट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है ये हमने डिसाइड करना है। कैश रिसीव हुआ था आपके पास क्वेश्चन में, सॉरी वर्क सर्टिफाइड है आपके पास 2,75,000, कितना है 2,75,000, और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस वो यहाँ पर आपको बता रहा है 3,12,500। कितनी बता रहा है, 3,12,500, यानी ये मोर देन हाफ है, हाफ नहीं है, मोर देन हाफ है, और नियर टू कंप्लीशन भी नहीं है। ठीक है, मोर देन हाफ है, नियर टू कंप्लीशन नहीं है, मोर देन हाफ है। तो मोर देन हाफ है तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, 2/3 वाला। ठीक है जी, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 2/3 वाला। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाइड बाय 2/3। ठीक है जी, आपके पास वो वाला प्रॉफिट आ जाएगा जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। बाकी जो आपके पास है वो क्या हो जाएगा, आपका रिज़र्व हो जाएगा, या इसको हम कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया जी, एक रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की यहाँ पर पूरी हो गई है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। क्या है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में उसने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस कैश की, जो कैश जो है वो कहाँ से रिसीव हो रहा है, जो कैश किसको पे किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को। जब भी कैश पे करना है कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक में एंट्री क्या पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्रेडिट। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएंगे, कैश अकाउंट का रेफरेंस देंगे, 2,20,000 लिख देंगे, तो यही आपका बैलेंस हो जाएगा जी। क्लियर हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट की ये डिटेल्स नहीं लिखनी है आपने, ये आपकी एसेट लाइबिलिटी साइड है, ये आपकी कौन सी साइड है, एसेट साइड है। ठीक है, एसेट साइड पर हम मटेरियल ऑन हैंड लिखेंगे, एसेट साइड पर हम मटेरियल ऑन हैंड लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड लिखेंगे, इसमें से रिज़र्व माइनस कर देंगे, कौन से वाला, ये वाला, ये रिज़र्व माइनस कर देंगे, और जो कैश कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव किया है वो माइनस करके बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस का आप एसेट साइड पर लिख दोगे। क्लियर, दूसरी साइड पर है, ठीक है, दूसरी साइड पर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। वो बैलेंस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया था, वो आपको पता है कि प्रॉफिट हम किस साइड पर लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड पर लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं और एक्सपेंसेस हैं आपके पास दिए हुए, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो भी हमने लिख दी हैं। अब आप लाइबिलिटी साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पर भी बना सकते हो और एसेट्स को राइट हैंड साइड पर भी बना सकते हो, और ज़्यादा जो तरीका अच्छा है बैलेंस शीट बनाने का वो ये, इसको बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ बैलेंस शीट में आइटम्स को ही शो करना था जी। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी, क्वेश्चन की समझ आई होगी। आप लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद कीजिएगा ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो सके। और अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं
तो उसके लिए जी माज़रत है, क्योंकि घर में रहते हुए फिर इस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देती रहेंगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।